हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यानी जैव अणु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। और इसके पहले बात करें तो जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है, इसलिए हमने उसको नहीं देखा क्योंकि रिएक्शन को ऑलरेडी हमने देख रखा है कई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जैव अणु के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन अब की बार 2022 में पूछे गए थे और इसके पहले भी लगातार पूछे चले आ रहे हैं। और बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो बच्चों प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए, देखने में तो आपको बायोलॉजी लगेगा क्योंकि नाम ही है जैव अणु, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। थोड़ा मैथ वालों को हो सकता है समस्या हो, बायोलॉजी वाले तो इजीली समझ जाएंगे, ओके। बट डोंट वरी, कुछ ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। और ये आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं। यानी जो हमारे अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है उसको परिरक्षित, उसको स्टोर करके यही रखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। क्योंकि भाई साहब आनुवांशिक सूचनाओं का संचारण ही यहीं से होता है। और इसे सर्वप्रथम क्या फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और इसको नाम रखा था उस समय न्यूक्लिन, बाद में न्यूक्लिक अम्ल इसे कहा गया। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से न्यूक्लिक अम्ल को उदाहरण सहित अगर हम देखेंगे तो बच्चों जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो अम्ल होते हैं बच्चों आपके, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी जिसको डीएनए अपन कहते हैं, दूसरा है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए। तो ये रहा न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी 2022 में आया था, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके जाना, ओके। पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा था कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर लिखिए। तो ध्यान देना, संरचना क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह यानी CHO, हम जानते हैं कि CHO होता है तो क्या एल्डिहाइड पढ़ा जाता है। तो ग्लूकोज में बच्चों एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह यानी CO समूह उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह का उपस्थित होना ही इनकी संरचना में क्या है, अंतर है, ठीक है ना। यानी अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है उपस्थित होता है और उसके बाद फ्रक्टोज में कीटोन समूह, तो दोनों में अंतर तो हो गया ना, क्योंकि इसमें CHO है इसमें CO है, तो ये इनकी संरचना में अंतर है। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। और हमने इनको इसीलिए लिखा है क्योंकि ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और बात करें बच्चों अब की साल भी 2022 में यानी 2022 में भी ये पूछा गया था कि ग्लूकोज की अभिक्रिया का समीकरण यानी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। पहला ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्या होता है ग्लूकोज के साथ, और दूसरा शांत नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले ब्रोमीन जल ये ग्लूकोज है, ठीक है ना है। देखिए वही इसको इस तरह से हमने इसलिए लिखा बच्चों ताकि आप इस इक्वेशन को इजिली याद कर सकें। देखिए इसको CHO और CHOH उसके बाद CH2OH, ये ग्लूकोज की संरचना है क्योंकि 4 कार्बन है और 2 यहाँ से, तो 6 कार्बन हो गए। और उसके बाद इसी तरह से आपके क्या हो गए,
कि हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है, तो C6H12O6 वही चीज़ लिखा है, इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है बच्चों। इसे क्या करेंगे, ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब बच्चों इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और ग्लूकोनिक अम्ल बच्चों अगर आपने देखा होगा टालेन अभिकर्मक में भी हमने इस चीज़ को बनाया था, क्या है यहीं पर ये वाला जो O है यहीं पर हो जाएगा एक एक्स्ट्रा O, बाकी देखिए पूरा संरचना इसके जैसा है, तो इसलिए क्या है आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्या करते हैं बच्चों कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। तो हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना था, ना कि इसका पूरा डिटेल्स में हिंदी में लिखना है। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा था कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 की उपस्थिति में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र यानी HNO3 की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं ग्लूकोज का तब क्या बनता है। देखिए तब क्या बनता है बच्चों, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये क्या है नवजात ऑक्सीजन है, यानी ये दर्शाता है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तब क्या बनता है सैकरिक अम्ल। देखिए सैकरिक अम्ल क्या है, पूरा सेम यही बच्चों। अब यहाँ से 3 O है, एक O यहाँ पर उठ गया तो COOH हो गया, एक O बच्चों यहाँ पे चला गया तो COOH यहाँ हो गया। अब यहाँ का H2 बचा है, H2 लिख लिया, यहाँ पर एक O बचा है, O लिख दिया, तो सैकरिक अम्ल बना और साथ में ही क्या बन गया बच्चों, जल बन गया। तो समझ में आ गया कि अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराएंगे तो सैकरिक अम्ल बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो इसको भी देख लेना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और 2022 में भी पूछा गया, हमने पहले ही बता दिया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हालांकि अब की बार 2022 में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अब की बार यानी 2023 में आने की संभावना है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं तथा इनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर इसी का उदाहरण पूछ लेता तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है, जैसे चावल हो गया भाई, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ये सभी कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बच्चों क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताइए। यानी क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताइए। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जैव अणु चैप्टर से, कि प्रोटीन क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य लिखिए। 2022 में भी पूछा गया था और इसके बाद जो आपका 6वां क्वेश्चन है वो तो 2 से 3 सेट में पूछा गया था। ठीक, और वो भी इसी से रिलेटेड है। तो पहले चलिए इसको समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। देखिए प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है बच्चों। देखिए हमने किसी क्वेश्चन बैंक से नहीं छापा है, अपने शब्दों में लिखा है बच्चों, इसलिए आप कोशिश यही करें कि इसी तरह से आप तैयार करें। ठीक, कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से हुआ है। ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें एक पेप्टाइड बंध भी पूछा जाता है, हालांकि उसको हमने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो लॉन्ग में भी चला जाता है क्वेश्चन, इसलिए उसको नहीं रखा है। ठीक, तो ध्यान देना क्या है कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से हुआ है और ये एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या है। तो पहला कार्य है शरीर की रचना करना। क्या करता है बच्चों, शरीर की रचना करता है। दूसरा, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है और तीसरा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना।
ठीक, तो ये रहे प्रोटीन के कार्य। ये क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर की रचना यानी शरीर के जो भाग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, उनका निर्माण करता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है ना, यानी कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है तो उनको मरम्मत करता है उनकी, ठीक। और अगला है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक, आवश्यकता से अधिक अगर प्रोटीन की मात्रा लेते हैं तो शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है बच्चों कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है। और ये क्वेश्चन 2022 में 2 सेट में आया था कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, कि प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बायोलॉजी वालों को तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा और उन्हें शायद पता भी होगा कि प्रोटीन का विकृतीकरण। देखिए डीएनए में हमने बताया था बायोलॉजी में कि डीएनए को जब गर्म किया जाता है तो बच्चों उसके अणु जो होते हैं यानी इनके बीच में हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं टूट जाते हैं और जब ठंडा करते हैं फिर से जुड़ जाते हैं। वही सेम प्रोसेस इसके साथ भी होता है कि सभी प्रोटीन बच्चों प्रकाश क्रियाशील व कोलाइड होते हैं। सभी प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील व कोलाइड होते हैं, अर्थात जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है या इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो यह विलयन से अस्कंदित या अवक्षेपित हो जाता है, यानी उसमें से क्या है अस्कंदित हो जाता है, यानी ये क्या अलग हो जाते हैं। और इस घटना को ही बच्चों हम विकृतीकरण कहते हैं। और यह क्रिया गर्म करने के अतिरिक्त अन्य कई विधियों द्वारा भी की जा सकती है, यानी जो प्रोटीन का विकृतीकरण जरूरी नहीं कि केवल गर्म किया जाए तभी ऐसा होगा। हाँ, इसमें क्या है अम्ल क्षार भी मिलाकर ऐसा कर सकते हैं या फिर जो भारी तत्व होते हैं उनके विलयन में भी प्रोटीन आसानी से विकृत हो जाते हैं। तो ये रहा प्रोटीन का विकृतीकरण। चलिए, और इसमें एक क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता देते हैं, देख लीजिएगा। टालिन अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसलिए हमने नहीं लिखा इसको यहाँ पर क्योंकि इसको हमने एल्डिहाइड जो वाला चैप्टर है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने इसको देख रखा है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से इसके पिछले सारे चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिए। तो टालिन अभिकर्मक ये क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टालिन अभिकर्मक क्या है और ग्लूकोज के साथ इसकी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रहे आज के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा देर हो सकता है PDF मिलने में, बट परेशान मत रहिए, PDF मिल जाएगी। सो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।